अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं यसरा फारूकी और आप देख रहे हैं जेम्स टीवी का प्रोग्राम दिल खोलकर। और मेरे साथ मौजूद हैं इस प्रोग्राम की होस्ट इकरा नईम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक। तो नाज़रीन, ये प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप व्यूवर्स के साथ, ऑडियंस के साथ अपने मसाइल शेयर करते हैं और उन मसाइल का सामना आपने किस तरह से किया, किस तरह से कॉप अप किया उन मसाइल को, ये हमारी ऑडियंस जानती है। तो आज देखते हैं कि हमारे साथ कौन मेहमान शख्सियत मौजूद हैं और उनको किन मसाइल का सामना करना पड़ा है। तो मुलाहिज़ा कीजिए प्रोग्राम दिल खोलकर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आ गई हूँ मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट इकरा नईम एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय शो दिल खोलकर। एक ऐसा शो जिसमें हर शख्स बता सकता है अपनी कहानी, अपनी ज़बानी। कहानी से याद आया, हर कहानी में बहुत मसाइल और बहुत परेशानियाँ होती हैं और यही हमारे शो का मकसद है कि हम डिस्कस करें कि उन मसाइल को कैसे हल किया जाता है, दुखों के पहाड़ को तोड़कर साबित कदमी से कैसे आगे चला जाता है और मुश्किल हालात में भी कैसे मुस्कुराया जाता है। हमारी आज के एपिसोड का जो टॉपिक है उसका मैसेज कहीं ना कहीं हर कहानी पे अप्लाई होता है। वो ये कि जब भी इंसान अपने दिल की सुनता है और कुछ ऐसा काम करता है जिससे उनको खुशी होती है, तो ये सोसाइटी बहुत ही जजमेंट्स पास करती है जिसकी वजह से हम डिस्करेज हो जाते हैं। तो भाई इस पे मेरा कहना तो ये है कि लाइफ इज़ टू शॉर्ट, तो एंड टुमारो इज़ नॉट गारंटीड, सो प्लीज़ डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी। 4 दिनों की तो ज़िंदगी है मेरे दोस्त, तो इसको भी अगर हम यही सोचने में गुजार देंगे कि लोग क्या सोचेंगे, तो अपने लिए कब जिएंगे। तो प्लीज़ अपने लिए जिएं और अपने लिए सोचें। और इसीलिए हमारी आज के एपिसोड में मैंने जिस गेस्ट को बुलाया है वो इस पे एक बेहतरीन तरीके से बात कर सकते हैं, क्योंकि उनकी कहानी भी कुछ इस तरह है। उन्होंने अपनी दिल की सुनी, मगर उस बीच रुकावटें आईं, लोगों की डिस्करेजमेंट्स आईं, मगर कैसे लोगों की जजमेंट्स के बावजूद उन्होंने उस काम को बरकरार रखा और कैसे उन्होंने अपने दिल की सुनी। सो विद दैट, ख़वातीन और हजरात, आई वेलकम टू माई शो मिस इरा सिद्दीकी। कैसी हैं आप इरा? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो इरा, सबसे पहले तो बिल्कुल आराम से बैठ जाए, कंफर्टेबल होके। बिल्कुल जैसे समझें दोस्तों के बीच गपशप होती है, तो समझें जैसे हम दोस्त हैं और बस आराम से बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो इरा, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आपकी फैमिली से। तो आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में जो है, मेरे मदर हैं, मेरे फादर हैं और मैं हूँ। हम सिर्फ 3 ही लोग हैं। अच्छा, मतलब आप लाडली हैं। तो जैसे हम बच्चे जब होते हैं तो हमसे सब पूछते हैं कि फेवरेट कौन है, बाबा अम्मी। हम नहीं बताते, वो हमें टॉफ़ी या चॉकलेट कुछ देते हैं। अब आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय इस कॉफ़ी के, पर आप प्लीज़ बताएं कि आप किससे ज़्यादा अटैच हैं? वैसे देखा जाए तो ज़्यादातर तो मैं अप्पू से भी अटैच हूँ, लेकिन अप्पू के साथ एक डर का फैक्टर रहता है क्योंकि वो थोड़े गुस्से के तेज़ हैं। लेकिन अम्मी के साथ मैं बहुत ज़्यादा अटैच हूँ। माँ को अक्सर बेटियों ने सहेली बनाया हुआ होता है। बिल्कुल, तो अम्मी के साथ मैं बहुत हद तक अटैच हूँ कि मैं उनसे हर चीज़ शेयर करती हूँ, अपने दिल की फीलिंग्स शेयर करती हूँ। रोज़ एवरीडे लाइफ में जो भी हो रहा होता है मैं सब अम्मी को बताती हूँ, यहाँ तक कि दोस्तों की बातें भी आके अम्मी से शेयर करती हूँ। अच्छा, तो अम्मी से, लेकिन अप्पू से इतना नहीं हूँ जितना अम्मी से। हम बस थोड़ा रिस्पेक्ट के मामले में थोड़ा लिहाज से बात करते हैं और इतना खुल के नहीं बात कर पाते। जी बिल्कुल। तो इरा, थोड़ा सा आपके प्रेजेंट को बेहतर समझने के लिए हम आपके पास्ट में एंट्री मारेंगे। तो सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आप एज ए स्टूडेंट कैसी थी? एज ए स्टूडेंट मैं हमेशा से ही एक ब्राइट चाइल्ड तो नहीं कहूँगी अपने आप को, लेकिन मैं एक
अब वो होते हैं ना स्टूडेंट जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी साथ लेके चलते हैं और पढ़ाई को भी साथ लेके चलते हैं, मैं हमेशा से वैसी ही रही हूँ। मतलब आप ऑलराउंडर थी। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो ज़्यादा अच्छी बात है नाज़रीन। हाँ, आई वॉज एन ऑलराउंडर। तो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो मतलब पढ़ाई को बिल्कुल निगलेक्ट करके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे ध्यान देते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे ध्यान जो निगलेक्ट करते हैं और पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। मैं ऐसी बिल्कुल नहीं थी, मैं दोनों को साथ लेके चलती थी। नाज़रीन मेरा भी यही ख्याल है कि एज अ स्टूडेंट सबको ऐसे ही होना चाहिए, पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी आगे लेके चलना चाहिए। उससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और इससे आप में भी बहुत कॉन्फिडेंस आया, तभी आप यहाँ पे भी हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। बिल्कुल। तो इरा, आप जब इतना कॉन्फिडेंट थी तो यकीनन आपकी दोस्तों का सर्कल भी बहुत बड़ा होगा। जी, मेरी दोस्तों का सर्कल शुरू से ही बड़ा था और मैं शुरू से ही एक एक्सट्रोवर्ट चाइल्ड रही हूँ। मैं इंट्रोवर्ट नहीं हूँ बिल्कुल भी, मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट हूँ, काफ़ी एक्सट्रोवर्ट हूँ मैं। और मैं जो हूँ दोस्त जल्दी बना लेती हूँ, तो इससे मेरा जो सोशल सर्कल था वो शुरू से ही काफ़ी बड़ा था। काफी बड़ा था और अच्छा भी था या बस कहने को था एक? नहीं, बस अच्छा भी था, वो अच्छा था उस वक्त तक तो बहुत अच्छा था, सब मुझे काफ़ी सपोर्ट करते थे। अच्छा, और अच्छा। बहुत अच्छा था मेरा वो सर्कल जो है, अभी भी दोस्त हैं मेरे। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा था, आप कुछ देर पहले हमें बता रही थी पर्दे के पीछे कि इनको स्कूल में सब पाकिस्तान की करीना कपूर कहते थे। जी हाँ, तो इसके पीछे क्या कहानी है? पाकिस्तानी करीना कपूर मुझे कोई ऐसे फेस कट की वजह से नहीं कहते थे, मुझे बस वो बहुत अट्रैक्ट करती थी, मुझे बहुत अच्छी लगती थी। उनकी एक्टिंग, उनके एक्सप्रेशंस देना वो मुझे बहुत पसंद थे। और मैं उनके जब उनकी एक मूवी रिलीज़ हुई थी तो मैं उसकी तरह बाल भी कटवा कर आई थी। अच्छा। उसकी तरह हेयर कट करवाया था, उसकी तरह मेकअप मैंने किया था, तो लोगों ने फिर मुझे नाम देना शुरू कर दिया था। और मैं जो हूँ थोड़े बहुत उसकी तरह डायलॉग्स भी बोल लेती थी। डायलॉग से याद है, करीना कपूर का एक डायलॉग तो मुझे भी याद है, वो ये है, मैं अपनी फेवरेट हूँ। तो इसके अलावा आपको कौन से डायलॉग्स याद हैं? क्योंकि आप तो भाई बचपन से ही एक्टिंग की शौकीन थी, पर हमें एक्सप्रेशंस के साथ डायलॉग सुनने। अच्छा, तो मेरा उसका जो सबसे फेवरेट डायलॉग मेरा था, एक तो यही था कि मैं अपनी फेवरेट हूँ, क्योंकि मैं एक सेल्फ ऑब्सेस्ड गर्ल भी हूँ, काफ़ी सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ। तो मेरा ये डायलॉग मुझे बहुत पसंद है कि मैं अपनी फेवरेट हूँ। तो ये भी है और एक दो डायलॉग्स और हैं, एक दो डायलॉग्स और वो हमें बताएं, नाजरीन को बताएं। एक तो उसका ये डायलॉग था कि बचपन से ही ना मुझे शादी करने का बहुत क्रेज़ है, बाय गॉड। तो वो मुझे डायलॉग्स उसका बहुत पसंद है। सही। और एक और डायलॉग उसका ये था कि कोई डाउट मत रखना दिल में, सिखड़ी हूँ मैं भटिंडा की। तो ऐसे ही एक्ट करके मैंने अपने फ्रेंड्स को दिखाया था। आई गेस ये जब वी मेट का डायलॉग। बिल्कुल, जब वी मेट का डायलॉग ये था। मेरी वन ऑफ द फेवरेट मूवीज थी, 3-4 बार मैंने भी देख ली थी। बिल्कुल। तो इरा, आपकी बातों से ये लग रहा है कि आपके जो दोस्तों का सर्कल इतना बड़ा था, तो उन्होंने आपको इस एक्टिंग वाली चीज़ में काफ़ी सपोर्ट और काफ़ी अप्रिशिएट करके इनकरेज किया। तो ज़रा इस पे हाईलाइट दें हमें। बिल्कुल, क्योंकि जो जितना भी मेरे क्लास सर्कल था, क्लास फेलोज थे, उसमें एक जो थोड़ी बहुत एक्टिंग होती थी वो मैं ही कर लेती थी। तो उनको बड़ा प्राउडली फील होता था कि हमारे क्लास में भी एक एक्टर है, हमारी क्लास भी अब प्लेस में पार्ट ले सकती है, हमारी क्लास भी अब जो है ना वो आगे से आगे निकल सकती है। तो वो काफ़ी प्राउडली फील करते थे। मेरी दोस्तें तो मुझे इस हद तक सपोर्ट करती थी कि कोई प्ले का वो सुनती भी थी ना कि भाई प्ले हो रहा है, तो जाके मुझसे पूछती भी नहीं थी, जाके मेरा नाम लिखवा के आ जाती थी। कोई रोल नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, एक्टिंग का इराक का नाम दे दिया जाकर। तो मैंने अक्सर कुछ लोगों को देखा है कि जब कोई अपॉर्चुनिटी आती है और उनको पता होता है कि एक बंदा उसमें अच्छा है, तो वो उससे छुपा के रखते हैं कि नहीं नहीं ये इसमें आगे कैसे जाए, हमसे आगे कैसे बढ़ जाए। बट मुझे लगता है कि बचपन में आपकी दोस्तें जो आपको अपॉर्चुनिटी देख के ही खुद ही आपका नाम दे देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ज़बरदस्त। तो इरा, ऐसा कोई आपको वाकया याद है जो कभी कोई प्ले हुआ हो, ऐसी कोई एग्जैक्ट कोई अपॉर्चुनिटी, ताकि नाजरीन भी सुने कि किस टाइप का प्ले था जो आपने बचपन में किया? हमारी एक सिलेबस का ही एक बुक होती थी, जलेबियाँ करके। मुझे याद है। 8th क्लास में जब हम थे तो आई थिंक 7th में थे, मुझे एग्जैक्ट याद 7, नहीं 8 में है। 7th, 8 में थे, तो वो उर्दू जलेबियाँ किताब। करके एक ना बुक आती थी, वो हमारे कोर्स का हिस्सा थी। अब मुझे उस प्ले का नाम याद नहीं है, पर मुझे उसमें अम्मी का रोल करना था। अच्छा। तो उन्होंने मेरा नाम, मुझे जब मैंने उसके लिए ऑडिशन किया तो टीचर को मैं बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने बोला भाई तुम तो एक्टर हो, तुम पे ये रोल फिट करा है। तो फिर मैंने वहाँ से जो है अपना
एज सच थिएटर का पर स्टार्ट इसमें किया। तो आपने ऑडिशन दिया, लेकिन जी। जिनमें आपके दोस्तों ने भी आपके बगैर पूछे आपके नाम दे दिए, तो ऐसा कोई प्ले आपको हाँ, याद हो? ऐसा एक और प्ले था कि एक उसमें एक आई गेस मैं 6th-7th में ही थी मैं तब, तो उसमें भी एक प्ले आया था, वो भी उसी बुक से ही उठा के उसमें ऑडिशंस हो रहे थे। तो मुझे तो अच्छा उस वक्त मैं छुट्टी पर थी, घर पर थी, अच्छा। तो मुझे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि ऐसे मेरी कुछ कुछ फ्रेंड्स थी आएगा वो जाके चांस, नाम मेरा लिखवा के आ गई। फिर जब मैं जब दूसरे दिन मैं घर स्कूल आई तो पता चला कि भाई आपको तो बुला रहे हैं उसमें एक्टिंग के लिए, आपको आके अपना। और तुम थी हैं एक्टिंग Audition। के लिए? मैंने तो ऑडिशन दिया ही नहीं। मैंने तो कभी गई नहीं, मेरा नाम किसने लिखवा दिया? तो फिर बाद में पता चला भाई मेरी दोस्तों ने नाम लिखवा के आ भी गई है मेरा। अच्छा, तो फिर वो आपका इंडियन कैसा हुआ था प्ले? वो बहुत अच्छा रहा। अच्छा हुआ था। हाँ, वो मतलब इतना कॉन्फिडेंट थी कि नहीं, इरा का नाम लिखें आप, इरा का नाम लिखें आप। अच्छा, आप जैसे करीना कपूर सब आपको कहते थे और माशाल्लाह से आप प्यारी भी हैं, तो जब Thank you आपने so much। अम्मी का रोल किया तो कैसा गेटअप था? थोड़ा अजीब नहीं लगा कि मैं अम्मी का रोल करूं इस उम्र में? नहीं, अम्मी का रोल ऐसा नहीं था कि कोई मुझे बिल्कुल ही बुढ़ा नहीं कर दिया था उन्होंने, वो बस बोलने में जवान अम्मी का अम्मी रोल थी, था। हाँ, बच्चों की अम्मी थी। बच्चों की अम्मी थी, बोलने में अम्मी का रोल था, जो उसे अम्मियाँ डांटती हैं वैसा रोल था। लेकिन एक एक्टर मेरे लिए वही होता है जो मतलब हर रोल में फिट हो जाए, फ्लेक्सिबल होना Flexible चाहिए, होना एक्टिंग चाहिए। आनी चाहिए, फिर जो भी बना लो, बिल्कुल। चाहे किसी जानवर का भी रोल ले लो। चले, ये तो थोड़ा हंसी मजाक हो गया। अच्छा इरा, तो आपके दोस्तों ने आपको इतना ज़्यादा सपोर्ट किया और आपका खुद का भी काफ़ी शौक था एक्टिंग का, तो आपके जहन में कभी ख्याल नहीं आया कि इसी फील्ड में आगे आप जाएं और इसी को एज अ करियर परस्यू करें? एक्टिंग को मैंने आपको मैं ये बात बताना चाहूँगी कि लोग तो मुझे बोलते थे कि तुम एक्टिंग को आगे लेके जाओ, परस्यू करो उसको, लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल था ना, मैंने एक्टिंग को हमेशा ही साइडलाइन किया है। एक्टिंग मुझे बहुत शौक है एक्टिंग का, मैंने उसको कभी भी अपना पैशन नहीं बनाया, अपना करियर नहीं आपकी बनाया। हॉबी थी एक्टिंग करना? हाँ, हॉबी, मैंने उसको हमेशा एज अ हॉबी रखा। मैंने सर पे सवार नहीं किया कि भाई एक्टर ही बनना, नहीं, क्योंकि मेरा थोड़ा सा साइड में जो करियर के हवाले से मुझे चूज़ करना था, वो मेरा ज़्यादातर मैंने क्रिमिनोलॉजी किया हुआ भी है। अच्छा, क्रिमिनोलॉजी, जी। वाओ। तो मेरा जो मुझे लगता है कि ये करीना कपूर के मूवीज के साथ साथ सीआईडी भी बहुत देखती थी। नहीं, सीआईडी भी कह लें और क्राइम पेट्रोल बहुत देखती थी मैं बचपन से, और अभी तक देखती हूँ। इसीलिए कहते हैं कि बच्चों को अच्छी चीज़ें दिखाएं ताकि वो अच्छी फील्ड में जाएं। सही। तो इरा, फिर आप ने जब ये फील्ड चूज़ की तो आपके पेरेंट्स ने नहीं कहा कि कुछ मतलब ये यूनिक फील्ड थी, यूजुअली हम नहीं चूज़ करते, यूनिक इन अ गुड वे, तो उन्होंने क्या कहा जब आपने कहा कि भाई मुझे इस फील्ड में जाना है? उन्होंने मुझे, उनके लिए तो एक बहुत यूनिक फील्ड थी, क्योंकि और ऑनर की बात भी होगी कि हमारी बेटी इतनी, एक डिफिकल्ट भी था ये, डिफिकल्ट भी था। लोगों को ज्यादातर यही लगता है कि लड़की है डॉक्टर बनेगी, लड़का इंजीनियर बनेगा, तो उनके लिए यही दो फील्ड्स हैं लोगों बस के लिए। उनके लिए या तो बीबीए कर लेते हैं। तो लोगों को सबके लिए ये बड़ी एक अनोखी फील्ड थी। कोई मुझसे पूछता भी था आपने क्रिमिनोलॉजी की है, क्रिमिनोलॉजी में क्या होता है? तो वो एक अच्छी फील्ड रही है, काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला है, और मेरा थोड़ा करियर इसी तरफ मुझे बनाना है इंशाल्लाह ताला, तो मैं इसी को परस्यू करूंगी आगे भी इंशाल्लाह ताला। अल्लाह आपको खूब कामयाब करे। अच्छा इरा, तो जैसे आपको बचपन से ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का भी शौक था और आप पढ़ाई भी, तो यूनिवर्सिटी लाइफ में तो आपने इतनी डिफ़िकल्ट फील्ड चूज़ की, तो आप कैसे दोनों चीज़ें साथ मैनेज करती थी, फिर क्या करती थी आप? वो बात आपने बिल्कुल ठीक कही। एंड मैंने इसको ऐसे किया कि मैंने एक्टिंग को कम्प्लीटली छोड़ा नहीं, मैंने एक्टिंग को कम्प्लीटली साइडलाइन नहीं मतलब किया, शौक उसको को शौक को मैंने अपने बरकरार रखा। मैं टीवी में नहीं जा सकी, मैं कहीं किसी ऑडिशन में नहीं जा सकी, तो मैंने उसको एक टिकटॉक की शक्ल में जो है जाके मैंने उसको फिर अपने एक्टिंग को के जज्बे को ऐसे मैंने बरकरार रखा कि मैं टिकटॉक्स बनाने लग गई। टिकटॉक, और जो पहले डब स्मैश के नाम से आती थी, बिल्कुल स्टार्टिंग मैंने डब स्मैश से की थी। जब मैं भी छोटी थी ना, कुछ टाइम पहले, छोटी ज़्यादा छोटी नहीं बट कुछ टाइम पहले, अपने भाई के साथ हम दोनों अक्सर रात को टिकटॉक्स बनाते थे, फनी फनी। तो फिर आपने जब टिकटॉक्स बनाई तो पहले आपने डब स्मैश बनाई, आप आई डायरेक्टली टिकटॉक? नहीं, मैंने डब स्मैश से स्टार्ट किया था। सही। तो आपने कैसा रहा आपका वो एक्सपीरियंस, क्योंकि आपने हमेशा रोल प्लेज में लाइव स्टेज पे पार्टिसिपेट किया था, तो वो वीडियोस का एक्सपीरियंस कैसे, आइडिया आया, शुरुआत कैसे की?
थोड़ा इस journey के डब बारे स्मैश में। उस वक्त नया नया आया था, तो हर कोई बना रहा था डब स्मैश ना। आई गेस इट वाज बैक इन 2015 और 2016, Hashtag आई डोंट follow the एग्जैक्टली trend. रिमेंबर द ईयर, बट वो काफ़ी नया नया आया था, तो वो एक ट्रेंड बनता जा रहा था। अच्छे सेलिब्रिटीज़ भी बना रहे थे काफ़ी, तो मैंने कहा मैं भी इस चीज़ को ट्राई करके देखती हूँ। तो जब मैंने इसको ट्राई किया तो मैंने जब सबको दिखाया तो सबने कहा वाह यार तुम तो बड़े अच्छे बना रही हो। अच्छी बना रही हो। फिर डब स्मैश सेट के म्यूजिकली आया, म्यूजिकली सेट के म्यूजिकली पहले आया था या डब स्मैश पहले डब स्मैश आया पहले था, डब स्मैश जी। आया था, अच्छा सही। फिर म्यूजिकली आया, फिर टिकटॉक। फिर टिकटॉक आया, तो तीनों में इतना डिफरेंस तो नहीं था नहीं I guess। नहीं, सभी एक ही चीज़ सही। थी। तो टिकटॉक पे आपने किस टाइप के टिकटॉक्स बनाए? अच्छा, वो वाली आपने बनाई जो ट्रांजिशनिंग वाली टिकटॉक होती है जिसमें पहले घर के कपड़ों में होते हैं फिर चुटकी बजाते हैं, ओह वाह। बिल्कुल, मैंने हर तरह का टिकटॉक बनाया, मैंने हर तरह से टिकटॉक्स बनाए हैं। एक्टिंग का हो जाए, क्यूट बेबीज़ का हो जाए, छोटे Cute बच्चों का हो babies जाए, का? बिल्लियों का हो जाए, मैंने मतलब कोई भी छोड़े नहीं, मैंने सारे ही बनाए। एक्टिंग हो गई, रोने वाना हो गया। कोई आपको भी प्ले तो हम नहीं कर सकते, बट आपको अगर कोई एक दो याद है कुछ डायलॉग्स किसी टिकटॉक के? टिकटॉक के एक आया था वो बड़ा फनी था, और मुझे गुस्सा आता कि वो मैंने चैलेंज किया क्यों था। उस वक्त आया था कि आजा तुझे आसमान पे ले चलूं, चांद को उसकी औकात दिखानी। अच्छा। तो वो पहले मुंह पर ना अपने थोड़ा सा गंदा सा मेकअप कर लेना होता है। ये आया था 2017 में। तो वो मैंने पहले मुंह पे मुंह पे गंदा full- सा मेकअप किया था, आईलाइनर खराब कर लिया था, ओहो। ऐसे ऐसे करके, और फिर ऐसे बोला था आजा तुझे आसमान पे ले चलूं, चांद को उसकी औकात दिखानी। फिर And एकदम से यूं अचानक से करके एक खूबसूरत look। एक खूबसूरत सा लुक मेकअप करके आ गया। तो उस पर मुझे अभी काफ़ी हंसी आती है। कि ये क्या बनाया था। नहीं नहीं, होता है अक्सर, हम जब थोड़े से कम उम्र के होते हैं तो हम ऐसे ही जी। बनाते हैं, बट अच्छी चीज़ है अगर ये चीज़ें हमें फ्यूचर में हंसा रही हैं और हमारे हंसने का बायस बन रही हैं तो और क्या चाहिए, क्योंकि स्माइल इज़ द बेस्ट थिंग जो हम ले सकते हैं, लिटरली कर सकते हैं। अच्छा इरा, फिर आप जब टिकटॉक्स आई तब आप लेकिन यूनिवर्सिटी लाइफ में थी, जी। तो फिर दोस्तों के साथ तो आपने बहुत टिकटॉक्स बनाई होंगी। ये ख्वाहिश मेरी अधूरी ही रह गई, अफसोस। ये ख्वाहिश को मैं इतना आगे लेके जा नहीं सकी कि मैं दोस्तों के साथ बनाती। ये ख्वाहिश मेरी यहीं की यहीं रह गई। पर इरा, आपने भी बताया था कुछ देर पहले कि वो दोस्त आपको करीना कपूर कहते थे और आपके नाम खुद ही दे देते थे आपसे बगैर पूछे, जी। तो ऐसा क्या हुआ कि टिकटॉक्स आप उनके साथ ना बना पाई? थोड़ा तफसील से बताएं। ऐसा ये हुआ कि कुछ दोस्तों ने तो मुझे बहुत सपोर्ट किया, मतलब हर कदम कदम पे उन्होंने मुझे इनकरेज किया, लेकिन कुछ दोस्तें थीं जिन्होंने मुझे बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने मुझे बिल्कुल इनकरेज नहीं किया, हत्ता कि मैंने उनको बहुत सपोर्ट किया था। उनकी हर चीज़ में मैं सबसे पहले होती थी आगे, मैंने उनको तो मैं बहुत सोच रही हूँ कि टिकटॉक वॉज जस्ट हर हॉबी और ये एक बस इनका पर्सनल एक एक्ट है, तो इस पे दोस्तों ने क्यों नहीं सपोर्ट किया? उनको क्या एतराज़ था? उनको एतराज़ एज सच ये हुआ था कि ये क्यों बना रही हो, इससे तुम्हारा जाए क्या, तुमने क्यों बनाना है, क्या है इसमें ऐसा कि तुम कोई आपकी बनाती हो। बचपन की दोस्त थी? जी जी बिल्कुल, एक मेरी बचपन की दोस्त थी, मैं उनका एक किस्सा मैं आपसे शेयर करने वाली थी कि मेरी बचपन की दोस्त थी और काफ़ी अच्छी मेरी, मतलब बचपन से मेरी बिल्कुल चाइल्डहुड फ्रेंड थी वो। अच्छा। बचपन से ही हम लोग साथ थे, प्री और कहते नर्सरी हैं से ही। बचपन के दोस्त तो सबसे ज्यादा सच्चे होते हैं। वो हद तक मुझे, वो फिर चली गई थी, लेकिन मैं उनसे कांटेक्ट में हमेशा रहती थी, हमेशा उनसे मैं बात करती थी और वो भी मुझसे बात करती थी। उनके हर मसले में मैं सबसे पहले आगे आती थी, उनको सपोर्ट करती थी। यहाँ तक रात के 4 बजे भी मुझे कॉल करती थी, मैं सो भी रही होती थी तो मैं उनका फ़ोन अच्छा, उठाती थी। मतलब तो सिंसेरिटी में 1000% दिया उन्होंने। मैं बहुत सिंसियर हूँ दोस्तों के साथ, जहाँ दोस्ती की बात आती है मैं जान भी देने को तैयार हो जाती तो हूँ। फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने बस एक टाइम आया, एक टाइम फेज उनका उनकी लाइफ में ऐसा आया कि उन्होंने अपने ओपिनियंस जो थे ना वो मुझ पर थोपना, जैसे उनका ओपिनियन था कि वो जिस तरीके से टिकटॉक को व्यू करती थी कि एक फजूल सी चीज़ है, ये तो आवाम को ख़राब कर रही है, वो चीज़ उन्होंने मुझ पर थोपना शुरू कर दी कि अच्छा। तुम ये क्या कर रही हो। इतना उन्होंने मुझे डिग्रेड किया कि वो मेरे बात कैरेक्टर तक ले आई। तो ओहो। मुझे इतना डाउन करवाने लगी कि वो सब कुछ भूल गई और मुझे कैरेक्टर असैसिनेशन पे उतर आई कि ये तुम क्या कर रही हो, कपड़े देखो अपने, ये देखो अपने, कैसे तुम कर रही हो, बाल देखो अपने, ये कोई तरीका है, ऐसे करते हैं क्या? मतलब आपके पूरे वजूद पे ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया। बिल्कुल।
बड़े अफसोस की बात है। तो बस ये एक दोस्त थी जिन्होंने जजमेंट्स पास किए, या कोई और भी थी? ऐसे बहुत सारे इवेंट्स रहे हैं, मैं अगर यहाँ पे बताने लगूंगी ना तो सुबह हो जाएगी मुझे, बिल्कुल यहाँ पर सबको बैठना पड़ जाएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसे किस्से हैं जो मतलब मैं आपको बहुत जजमेंट्स का सामना करना पड़ा? बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो फिर कैरेक्टर के अलावा और किस तरीके से उन्होंने आपको जज किया? इन्होंने कभी पब्लिक में या पर्सनल, किस तरीके से? एक और ऐसी फ्रेंड थी जिन्होंने मुझे बहुत पब्लिकली जज किया था। अच्छा। मतलब वो जो थी ना, वो मुझे अकेले में कुछ नहीं कहती थी, अकेले में शी इज़ लाइक वाओ इरा तुम बहुत प्रिटी हो, यू आर सो प्रिटी, लुक एट योर फेस कट, लुक एट योर हेयर, यू आर सो गॉर्जियस, यू आर माइंड ब्लोइंग। और जब बात थोड़ा पब्लिकली आती थी तो वो बहुत उनकी 360 के एंगल से चेंज। हाँ, मैं उनकी एक अलग ही पर्सनालिटी दिखती थी ना, वो लाइक यार तुम अकेले में कितनी अच्छी होती हो। और वो बोलती थी क्या फिजूल एक्टिंग करती रहती है, इसके पास तो कोई काम ही नहीं है, इसके पास तो कोई धंधा नहीं है, शायद पढ़ने में अच्छी नहीं होगी इसलिए। और वो जब ये सोशल गैदरिंग में बैठ के बोलती थी ना, तो उसके साथ जो लोग होते थे वो हंसना शुरू कर देते थे। इस पे मेरा यही टेक है कि ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है जब हमारा खुद का दोस्त, अगर उनको हमारी कोई बात चलो गलत लग भी रही है तो एटलीस्ट पब्लिक में डिफेंड करें, पब्लिक में उनको प्रोटेक्ट करें, अकेले में समझा दें। बट ये आपको अकेले में उल्टा अच्छा होती थी कि हाँ हाँ अच्छा करिए, और पब्लिक में बड़े अफसोस की बात है। अच्छा इरा, फिर ये दोस्तों का रवैया था, ये बात तो हमें समझ आ गई कि कैसे दोस्तों ने अपने रूप बदले, पर उनके जो पेरेंट्स थे, क्योंकि जैसे मेरी कुछ गिनी चुनी दोस्तें हैं जो मेरे पेरेंट्स को भी पता है कि कुछ टाइम वो घर नहीं आती तो वो कहते हैं यार इकरा ये घर नहीं आई, कोई झगड़ा वगैरह हुआ है। तो आपकी जो बचपन की दोस्तें थी, तो आपका मिलना जब कम हो गया तो ज़रूर पेरेंट्स को भी फील हुआ होगा कि यार इस दोस्त का आजकल जिक्र नहीं कर रही, क्योंकि पता होता है एक दो खास दोस्तों का नाम पेरेंट्स को। मैंने आपको पहले भी मेंशन किया कि मैं अम्मी से सब शेयर करती थी, तो अम्मी को मैंने उनका बताया था कि अम्मी क्यों मैंने उनसे ख़त्म किया है। अम्मी ने मुझसे बीच में पूछा था बेटा आपके दोस्तों के पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? अच्छा, उनके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? उनके पेरेंट्स का तो बस यही रिएक्शन था कि अच्छा वो अपने बच्चों को ही सपोर्ट कर रहे थे। उन्होंने वन साइड ऑफ द स्टोरी सुना और उन्होंने मतलब मेरी साइड ऑफ स्टोरी उन्होंने सुनना ही ज़रूरी नहीं समझा, तो बस दूर होते गए वो भी, मैं भी दूर होते गई। वो कहते हैं ना तुम 2 कदम पीछे हुए, हम 4 कदम पीछे हुए। ये सही स्ट्रेटेजी है। मतलब कुछ लोग होते हैं जो कोई छोड़ के जाता है तो बस उस पे ही रोते रहते हैं, बट इन लोगों ने इसने ये सोचा कि नहीं भाई सेल्फ रिस्पेक्ट है, अगर कोई पीछे जा रहा है तो सही बात है, कोई खुद से बैक आउट कर रहा है तो उसके पीछे मत भागो। तो इरा, इसके जब आपको दोस्तों ने क्रिटिसाइज किया और आप बता रहे हैं कि उनके पेरेंट्स ने भी सपोर्ट नहीं किया, तो उस टाइम पे सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये आता है कि आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था, वो क्या कहते थे? मेरे पेरेंट्स ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का काफ़ी शुक्र है, एहसान है उस मालिक का कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। मैं जो भी लाइफ में डिसीजंस लेते आई हूँ, उन्होंने कभी मुझे क्रिटिसाइज़ नहीं किया, उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट ही किया। ये बड़ी अच्छी तो ये बहुत अच्छी बात है, अल्लाह का लाख लाख एहसान है। तो जब आप टिकटॉक बनाती थी, कभी ये हुआ कि आपकी अम्मी ने खुद कहा कि इरा मैं या तुम्हारे टिकटॉक बना देती हूँ? हाँ एग्जैक्टली, आई वुड लाइक टू शेयर दिस विथ यू कि ऐसा होता था कि अम्मी जो थी ना वो मेरे साथ भी टिकटॉक्स बनाती थी। अच्छा। और मेरे भी बनाती थी कि उनको भी काफ़ी इंजॉयमेंट होता था कि बना रहे नई चीज़ एक्सपीरियंस करना। वो हमेशा मुझे बोलती थी मेरे ज़माने में होता ना तो मैं भी करती। और इससे ये पता चल रहा है कि अगर कोई इंसान कोई एक्ट कर रहा है और उसके खुद के पेरेंट्स उसके साथ हैं, इनफैक्ट उसमें उसकी हेल्प कर रहे हैं, तो सोसाइटी को क्यों जजमेंट्स देके उसका कॉन्फिडेंस ख़त्म करना है। तो आपकी अम्मी भी आपके साथ बनाती थी। अच्छा, इससे मुझे एक सवाल जहन में आया कि चले आप तो बचपन से ही एक्ट्रेस थी और बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग करती थी, बट आपकी अम्मी को तो जाहिर है नहीं आती होगी एक्टिंग, तो वो टिकटॉक्स का एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसी बनी, पहली टिकटॉक कैसी थी, ये हमारे नाज़रीन को पता है। अम्मी जो है, हम लोग एक डिनर पे जा रहे थे तो मैं बैठी हुई थी, मैं उस वक्त काफ़ी अच्छी लग रही थी अपनी तारीफ। तो अम्मी ने मुझे बोला, और माओ को अक्सर बेटियां प्यारी भी लगती हैं और आप तो हैं भी, तो डबल फायदा। तो अम्मी ने मुझे बोला कि तुम बहुत प्यारी लग रही हो, आज तुम्हारा कोई टिकटॉक बना। अच्छा, उस वक्त मेरा मूड भी नहीं था टिकटॉक बना, अम्मी ने बोला था तो आई कांट से नो टू हर।
तो उन्होंने मुझे बोला कि आज वो टिकटॉक बनाते हैं। मैं गई जल्दी से, हमने टिकटॉक बनाए, थोड़े से तो ज़्यादा वो बनाए। कौन से वाले, एक्टिंग वाले टिकटॉक? नहीं, वो एक्टिंग वाले टिकटॉक नहीं तो थे। हाँ, मैंने उनको थोड़ा बहुत फोर्स किया कि अम्मा थोड़ा से एक्टिंग वाले बनाते, पर कभी उनका लिपसिंक मैच नहीं हो रहा था, कभी उनका कुछ मैच नहीं हो रहा था। तो अम्मी ने, नेचुरल सी बात है क्योंकि जाहिर है वो कुछ पहली बार कर रही हैं। तो अम्मी ने मुझे सिर्फ इतना बोला, बेटा मेरे साथ ना तुम वो डांस वाले बना लो या कोई टिकटॉक के डांस चैलेंजेस कर लो या ट्रांसफॉर्मेशन बना लो। मतलब आंटी को इतना अच्छा डांस आता था कि वो, हाँ, उनको मेरे साथ तो वो हर चीज़ में ही हो जाती है, अपनों के साथ आप कंफर्टेबल होते हो। तो अम्मी ने मेरे साथ भी बोला, बेटा मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे टिकटॉक फॉलोअर्स जो तुम्हें अनफॉलो कर दें और तुम पर हंसें, इसलिए तुम मेरे साथ डिसेंट ये वाले बना लो। अच्छा, ज़बरदस्त। इससे पता चल रहा है कि जब पेरेंट्स अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं तो भले भी कितनी जजमेंट्स हों लेकिन उनका कॉन्फिडेंस हाई रहता है। नाजरीन, बातचीत का सिलसिला तो जारी रहेगा, पर उससे पहले हम लेते हैं शॉर्ट ब्रेक। कहीं जाइएगा मत, जल्दी वापस आइए, दिल खोल कर मुलाकात करते हैं। किसी बात पर परेशान हैं? क्या आप किसी मसले में मुब्तला हैं? क्या आप किसी बात के लिए फिक्रमंद हैं? जैसे पेट में दर्द होता है ज्यादा खाने से, वैसे ही दिल का बोझ बढ़ता है अकेले रहने से। तो छोड़ दें अपनी सारी फिक्रें और परेशानियां, क्योंकि आ गई हूं मैं इकरा नईम एक शो लेकर जिसका नाम है दिल खोल कर। आइए मुस्कुराइए दिल खोल कर, आइए अपने दुख बांटें दिल खोल कर, आइए अपनी कहानी बताइए दिल खोल कर। किसी बात पर परेशान हैं? क्या आप किसी मसले में मुब्तला हैं? वेलकम बैक टू माय शो दिल खोलकर। तो हम बात कर रहे थे इरा सिद्दीकी से और वो बता रही थी कि जब बहुत जजमेंट्स होती हैं तो उनसे कैसे डील किया जाए, वो भी पॉजिटिवली। तो जी इरा, तो आप हमें बता रही थी कि आपकी अम्मी आपके साथ टिकटॉक्स बनाती थी और ऐसे आपको सपोर्ट करती थी। अच्छा इरा, जब अम्मी और पेरेंट्स, बाबा का तो आपने बताया कि वो ऐसे सपोर्ट करते थे, उसके अलावा जब आप टिकटॉक्स बनाती थी और आपके दोस्तों ने आपका साथ नहीं दिया और उन्होंने आपको क्रिटिसाइज़ किया, तो इस सब में आपके कज़न्स, आपके रिलेटिव्स, उनका क्या रिएक्शन था? पहले तो मुझे उन्होंने काफ़ी कुछ नेगेटिव भी उन्होंने कहा, क्योंकि ख़ानदान वाले आपको तो पता है कि कुछ अच्छा करते हैं तब भी तनकीद ही करते हैं। हाँ, तो एग्जैक्टली। तो उन्होंने मेरे साथ भी यही चीज़ की, उन्होंने इतना मुझे मतलब उन्होंने मुझे क्रिटिसाइज़ किया कि वो आकर मेरी अम्मी को तरह तरह की बातें बोलने लग गए कि कान भरने लगे कि ये सही नहीं बना रही, कि कर क्या रही है ये, आपकी बेटी का मसला क्या, कर क्या रही है ये, क्या टिकटॉक पे 24 घंटे होती है, इसको कोई काम वाम नहीं है क्या, इसको घर के कामों में लगाओ। ये आपकी सिर्फ हॉबी थी, आपका प्रोफेशन नहीं था। एज ए प्रोफेशन माशाल्लाह से इनकी एक प्रॉपर डिग्री थी, तो एक हॉबी पे किसी को जज करना तो बहुत ही गलत बात है। तो वो मुझे वो आके अम्मी को बोलते थे इसको थोड़ा काम धंधे में लगाओ, इसको घरदारी सिखाओ थोड़ी। तो ये काफ़ी मुझे वो लगता था कि भाई मैं लड़की हूँ तो क्या मैं सिर्फ घरदारी करती रहूँगी, खाना हांडी चूल्हा ही करती रहूँगी, मेरे अपना कोई ड्रीम्स नहीं है, कोई ख्वाब नहीं है मेरे, कोई मेरी हॉबीज़ नहीं हो सकती। वो आगे बस ये बोलते थे कि
हांडी चूल्हा में लगाओ, काम वाम, उसको खाना वाना बस पकाना हमने ना एज ए सोसाइटी ये रोल्स मार्क कर लिए हैं कि अगर कोई मर्द हो तो वो बाहर कमाए, पढ़ाई पे फोकस करे, और कोई औरत हो तो उसकी हॉबी एक ही होनी चाहिए कि वो खाना बनाए। बट इसके अलावा भी उसकी हॉबीज हो सकती हैं, कोई पेंटिंग कर सकता है, कोई इनकी तरह वीडियोस बना सकता है। हॉबी तो कुछ भी हो सकती है रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर। तो बिल्कुल, तो आपकी अम्मी फिर क्या कह के उन सबको करती थी कि अम्मी देखें अफू खान रिश्तेदारी पे थी तो अम्मी उनको मुंह पर तो जवाब नहीं दे सकती थी, और अपने काम से काम रखो, ऐसा कुछ नहीं कहती थी। अम्मी उनकी बात एक कान से सुनती थी और दूसरे से साइड कर देती थी। इतना ज़्यादा वो अच्छा मुझ तक तो वो आने ही नहीं देती थी, मुझे ज़्यादा बताती। ताला उनके नसीब बहुत अच्छे करे कि वो दोनों मेरे लड़ती हैं आपस में कि इरापी का टिकटॉक मैं बनाऊंगी, इरापी का टिकटॉक मैं बनाऊंगी। तो वो काफ़ी मुझे सपोर्ट करती हैं अपने अच्छा मेरे उनका बस एक मेन टारगेट ये होता है इरापी के टिकटॉक पे फॉलोअर्स किस तरह बढ़ाना है, तो अपनी दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाती हैं बिठाकर, फॉलो करो आपी को, फॉलो करो आपी के टिकटॉक्स देखो। तो वो बड़ी अच्छी है उन्होंने, और मेरी खाला, मेरे मामू, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तरफ से हमेशा सपोर्ट ही मिला है इस चीज़ में। इस सपोर्ट से याद आया कि मैंने अक्सर देखा है कि अगर हम कुछ भी काम करते हैं, चाहे यूट्यूब पे कोई शो हो, चाहे कोई वीडियोस हो, कुछ भी, तो सपोर्ट जो होता है ना सबका जीरो होता है, लेकिन जब कुछ हो जाता है सब कहते हैं वाओ ग्रेट जॉब, कीप इट अप, कीप गोइंग, प्राउड ऑफ यू, ऐसे कमेंट्स बड़े बड़े होते हैं। बट जब सपोर्ट मांगते हैं कोई सामने नहीं आता। तो इन दैट केस अच्छी बात है कि कुछ आपके कजन्स थे जिन्होंने आपको सपोर्ट किया। तो क्या उन्होंने, जैसे आपके टिकटॉक्स बनाते थे, पर क्या आपके साथ खुद भी वो एक्टिंग करते थे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तो मेरे साथ, वो तो अपना एक मतलब जीत समझते थे, रापी के साथ टिकटॉक बना लिया तो। और उनको तो एक्टिंग भी आती होगी क्योंकि आजकल की जनरेशन को तो मैंने उनको सिखा भी दी थी। उनको कहीं कहीं नहीं आती थी तो मैं एज ए डायरेक्टर उनको ना कट करके बताती थी कि ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, तो वो आहिस्ता आहिस्ता सीख गए थे। तो फिर मुझे उनको सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, तो वो खुद बहुत अच्छी सी सिखाते थे। चले, ये मुझे उल्टा वो सिखाने लग गए थे। तो यही पता चल रहा है इससे कि हम कोई भी एक्ट करते हैं तो उधर नेगेटिविटीज़ बहुत सारी आती हैं, बट कुछ पॉजिटिविटीज़ भी आते हैं। तो जैसे इरा ने नेगेटिविटीज़ को छोड़ के उन पॉजिटिव फीडबैक्स पे फोकस किया और आज भी वो बना रही हैं। अच्छा इरा, जब आप उस वक्त हम जब कुछ सुनते हैं ना नेगेटिव, तो भले कितने ही स्ट्रॉन्ग हो, थोड़ा सा असर होता है और हम अपसेट हो जाते हैं कि तो उस वक्त आप जब घर आती थी किसी दोस्तों की बातें सुन के, चाहे कोई पब्लिक में कुछ बोल दे, चाहे कोई अकेले में कुछ बोल दे, तो आप घर आती थी, आप अपसेट होती थी, तो फिर कैसे आपके पेरेंट्स इस सिचुएशन को डील करते थे? अच्छा, मेरे पेरेंट्स जो थे, मुझे ज़्यादातर अम्मी को ही होता था। तो अम्मी मैं काफ़ी चिड़चिड़ी हो जाती थी, बात करने का दिल नहीं कर रहा है, मैं बहुत एक्सप्रेसिव हूँ, गुस्सा भी आएगा तो मुंह पर होगा, रोना भी आएगा तो मुंह पर होगा। ये अच्छी बात है। तो मैं जो हूँ ना एक्सप्रेसिव हूँ, बिल्कुल एक्सप्रेसिव हूँ। तो मैंने जो है ना, मैं चिड़चिड़ापन हो जाता था, किसी काम में दिल नहीं लगता था, तो फिर मैं आके अम्मी से शेयर करती थी, अम्मी से बोलती थी, अम्मी को बताती थी। तो उनका बस ये होता था कि बेटा जो तुम्हारा दिल करे वो तुम करो, तुम दुनिया की क्यों परवाह करिए, तुम तो अच्छा भी करोगी वो तो तब भी तुम्हें बोलेगी, बुरा करोगी तब भी तुम्हें बोलेगी, तो जो तुम्हारा दिल करे तुम वो करो, तुम्हें क्या परवाह, वो कुछ भी बोले, वो उनका पर्सपेक्टिव है, वो जैसे वो खुद है, दुनिया जैसी खुद होती है वैसी सामने वाले को समझती है। तुम बेफिक्र हो जाओ, हम तो तुम्हारी मेन चीज़ ये कि तुम अपनी नज़रों में ना गिरो, तुम हमारी नज़रों में ना गिरो बस, और तुम्हें किसी की कोई परवाह नहीं होनी चाहिए। कहते हैं ना कि सुनो सबकी, करो अपनी। तो ये वाली बात आपको सही। तो इरा, इसके अलावा तो आपके पेरेंट्स का माशाल्लाह से सपोर्ट था, और इसके अलावा आप जब ऐसी बातें सुनती थी तो आप खुद के दिल को बहलाने के लिए खुद से ऐसी कोई एक्टिविटीज़ करती थी? जी काफ़ी, जब तक मैंने कभी कभार ऐसा हुआ था कि मैं कुछ अम्मी को, जैसे मैंने ये चीज़ें थोड़ा सा अम्मी से देर हद तक छुपाई भी थी ना, कि अम्मी को ना पता चले, क्योंकि अम्मी भी थोड़ा टेंस ही हो जाती हैं। अम्मी हाँ आपको पता है थोड़ा सा दिल की कमज़ोर होती है, नाजुक दिल, ऐसे बोल दिया, अम्मी भी थोड़ा वो उस साइड में चली जाती है। माँ बाप से ज़्यादा प्यार भी तो कोई नहीं करता। बिल्कुल। तो मैंने एक हद तक अपने आप को कंट्रोल करके रखा था कि अम्मी को ना शेयर करूँ। तो उस वक्त मेरी एक्टिविटी ज़्यादातर ये होती थी, मैं किसी दोस्त को फ़ोन लगा लेती थी, थोड़ा सा उसके साथ हंसी मजाक कर लिया, थोड़ा सा उससे बातें कर ली, एक दो दोस्त आपको सपोर्ट कर रहे थे, या थोड़ा मैंने जाके मूवीज़ देख ली, करीना कपूर की मूवीज देखी होंगी। नहीं, जो भी उस वक्त अवेलेबल थी, फ़नी मूवीज़ देख ली। उस वक्त तो बस मुझे ये होता था मुझे अपना मूड सेट करना है, तो मैं वो नहीं करती थी कि करीना की लगाऊं, कोई भी देख लेती थी मूवी देख ली मैंने, या बाहर किसी कैफ़े में चली गई,
थोड़ा सा कॉफ़ी वॉफ़ी पी ली, थोड़ा सा बाहर अपने जाने दिमाग से को- थोड़ा माइंड खुलता है। हाँ, हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। तो अच्छा इरा, इसके अलावा आप अक्सर जैसे आप बता रही हैं, कभी आप खुद बाहर चली गई या कभी आप फैमिली के साथ बाहर गई, तो जैसे मैं जब फैमिली के साथ बाहर जाती हूँ और मैंने कुछ अरसा टीचिंग की, तो अचानक से मुझे कोई मिलता था, हेलो मिस इकरा, मैं सोचती थी ये कौन है, फिर मुझे याद आता था अरे ये तो मेरा स्टूडेंट है जिसको मैंने पढ़ाया था। तो एक अच्छी फीलिंग आती थी कि ये हमें पहचानते हैं और इससे एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती थी और सेल्फ एस्टीम हाई हो जाता था। तो आपके तो फिर भी टिकटॉक पे 10,000 फॉलोअर्स हैं, तो कोई ना कोई इतना छोटा शहर है हैदराबाद, जरूर कभी मिला होगा। हाँ, तो क्या उनके रिएक्शंस थे जब आपको ऐसे देखा? बहुत सारे वाक़यात हुए हैं जहाँ पर लोग मुझसे आके मिले। इनफैक्ट मैं रिसेंटली आपसे एक वाक़या शेयर करना चाहूँगी जो बिल्कुल हुआ था कि मैं और अपनी अम्मी के साथ ना मैं बुलेवर्ड मॉल गई थी। तो वहाँ पर ही जो है एक दो लड़के आए थे, उनके हाथ में मेरा टिकटॉक अकाउंट था। वो कहते हैं हमने आपको कहीं देखा है। पहले वो ऐसे ऐसे करके मुझे देख रहे थे, फिर उन्होंने बोला आप इरा है ना? तो मैंने कहा जी बिल्कुल, मेरी अम्मी भी बैठी हुई। तो उन्होंने कहा आप बहुत अच्छे वीडियोस बनाती हैं और बहुत अच्छा लगता है आपकी वीडियोस देख के हम लोगों को। तो वो आए, उन्होंने एक पिक्चर भी मेरे साथ ली और फिर वो चले गए। तो मेरी तो अम्मी वो को एक काफ़ी celebrity वाली एक feeling आई कि मेरी बेटी को लोग जानते मेरी हैं। अम्मी को काफ़ी प्राउड भी फील हुआ, अम्मी को खुशी भी हुई। अम्मी ने कहा मुझे नहीं पता था तुम थोड़ा फेमस हो, मुझे तो लगता था बस बना रही है ऐसी, ऐसी हाँ। ऐसी अपने मन और को बहला हालांकि रही आप है। बनाती तो एज अ हॉबी है, एज अ जी। प्रोफेशन, बट अगर आप हॉबी में भी अगर लोग आपको जान रहे हैं तो क्यों नहीं, अच्छी बात हाँ, है। तो जितने मेरी लोग अम्मी जाने। ऐसी हो गई कि बेटा अभी छोड़ो, ये इस पे ही फोकस करो। नहीं, सही बात है बिल्कुल। अच्छा है ना, जब आपको बचपन की दोस्त हो गई या रिलेटिव्स या कोई भी किसी ने क्रिटिसाइज किया हो, तो जरूर जहन में ये आया होगा कि बस छोड़ देती हूँ अब टिकटॉक, सब नहीं बना रही, इतना क्रिटिसिज्म सुनने को मिल रहा है। ऐसा ये बहुत हुआ है कि बहुत मेरी हुआ है। कुछ दिल के करीब एक दोस्त थी जो बहुत टाइम तक मेरी फ्रेंड रही है, बहुत दिल के करीब रही है मेरे। तो उसने तो मुझे कभी भी कुछ नहीं कहा, पर उसके पेरेंट्स की तरफ से उसको काफ़ी क्रिटिसाइज़ करने को उसको मिलता था कि कैसी दोस्त है तुम्हारी, ये तुम्हें क्या तरजीह दे रही है। इंसान अपने दोस्तों के सर्कल से पहचाना जाता है। वो चाइनीज़ प्रोवर्ब है ना, टेल मी योर फ्रेंड्स, आई विल टेल योर फ्यूचर। तो वो उन पेरेंट्स की ये वाली सोच जी, थी। तो वो उस पर करते थे कि ना इरा, हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं क्योंकि जी। हमारे पास एक लाइव कॉल आई है। तो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, दिस इज सुमैया स्पीकिंग फ्रॉम हैदराबाद। एक्चुअली मेरा सवाल ये है कि जो लोग अपने एक्टिंग को, एज वी ऑल नो कि सब इसको एक हॉबी समझते हैं, अगर हम इसको अपना कैरियर प्रोफेशनल लेवल पे परस्यू करना चाहें तो उस पर कोई एडवाइस देना चाहेंगे आप? मिसरा, आप इस पे ज़्यादा एडवाइस दे सकती हैं कि अगर इसको कोई प्रोफेशनल लेवल पे परस्यू करना चाहे तो क्या एडवाइस आप देना चाहेंगी? बिल्कुल, क्यों नहीं, आप जो है एक्टिंग को प्रोफेशनल लेवल पे परस्यू करें। मैं तो इस चीज़ में बहुत सपोर्ट करती हूँ, खासकर लड़कियों को, क्योंकि उनको घर से बहुत रिस्ट्रिक्शन, लड़कों को तो इट्स आई एम नॉट सेइंग दैट उनके लिए सब कुछ इजी है, नहीं उनके लिए भी, लेकिन लड़कियों को घर से बहुत रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो अगर लड़कियों के लिए भी है कि एक्टिंग को अगर वो आगे ले जाना चाहती हैं तो बिल्कुल वो ले जाके जाए। इट्स नॉट अ बैड थिंग। ये तो हमारा माशरा है जिसने एक सोशलाइज कर दिया कि भाई एक उन्होंने बस एक जो है वो बना दिया है, आई एम नॉट गेटिंग दैट वर्ड, जो कहते हैं ना कि बस लड़कों तक ही रख दी है एक चीज़ को, लड़कियों तक वो आने ही नहीं देते। लड़का करे तो सही है, लड़की ना स्टीरियोटाइप्स करे। बना दिया है कि नहीं बस लड़की को तो करना ही नहीं है, कुछ शादी करे बैठ जाए घर में। नहीं, ऐसी नहीं बात नहीं है। लड़कियां भी इस चीज़ को एज अ एक्टर, हमारी कितनी अच्छी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस हैं जो इस वक्त अपना घर बार भी साथ लेके चल रही हैं और अपनी एक्टिंग करियर को भी कितना अच्छा लेके चल रही हैं। तो अक्सर लोग ये बोलते हैं कि जो लड़कियां एक्टिंग करती हैं वो घर पे ध्यान नहीं देती, तो उसकी जीती जागती मिसालें हमारे ही शोबिस में हैं जो अपने घर को भी लेके चल रही हैं और अपने एक्टिंग करियर को भी बिल्कुल, लेके। बिल्कुल। तो आई थिंक इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर गर्ल्स एज वेल। थैंक यू सो मच, आपने कॉल की और बहुत अच्छा लगा आपका ये सवाल सुन के, और मैं यकीन रखती हूँ कि आपको इनका जवाब सुन के कुछ इंसाइट मिली होगी कि इस मामले में क्या करना चाहिए। ठीक है, तो इसके अलावा अगर कोई और भी हमसे बात करना चाहता है या एक्टिंग के हवाले से कोई सवाल पूछना चाहता है तो आप कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे 031331616636। ठीक है इरा,
तो हम बात कर रहे थे कि जब क्रिटिसिज्म मिलता है आपको तो दिल किया होगा कि टिकटॉक्स को बस छोड़ दूं, नहीं बना रही, तो क्या करती थी आप उस टाइम जब पे? देखिए एक उन दोस्तों ने मुझे बोला था तो वो एक तरीके से चल, जब उनके पेरेंट्स ने मुझे बोला ना तो थोड़ा और बुरा लगा कि हाँ, ये लोग भी ये जज लोग कर भी रहे हैं। बोल रहे हैं यार इनका क्या जा रहा है। और स्पेशली जिन पेरेंट्स की खुद की बेटियां हैं तो बेटियां वो हैं। कैसे किसी और की बेटी को तो जज वो कर उन्होंने सकते कहा हैं? था ना कि शो मी योर फ्रेंड्स आई विल टेल योर फ्यूचर, तो वो उन्होंने उसको मुझसे काफ़ी दूर कर, उस लड़की ने मुझसे खुद ही बात करना छोड़ दी थी। मैं भी फिर वही मेरी तो मिसाल, मैं तो इसी चीज़ पे चलती हूँ, तुम 2 कदम पीछे हो मैं 4 कदम पीछे होती हूँ। यही सही मैं बात। पीछे नहीं भागती, बात करो मुझसे बात करो, नहीं ऐसा बिल्कुल जो आ नहीं रहा है है। मोस्ट वेलकम, जो नहीं आ रहा ओके थैंक हाँ। यू, सही बात है। तो उन्होंने जो है मुझे तो मैं इतनी मैं डिप्रेस्ड हो गई थी उस वक्त कि मैंने बोला यार छोड़ो। उन्होंने क्योंकि ये लफ्ज़ उस वक्त लोगों ने बोले थे, मैं इनकी बात नहीं कर रही हूँ, और भी लोग थे जिन्होंने मुझे बोले थे। मैंने आपको बताया कि सुबह हो जाएगी किससे सुनाते उन्होंने बोला इससे शादी कौन करेगा, जो मैंने आपको पहले एक दोस्त का बताया था, मतलब वो आपकी इससे शादी हॉबी से आपका फ्यूचर डिसाइड, इससे शादी कौन करेगा। ससुराल वाले जो है इसको तो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, ये नाचती रहती है, ये क्या करती है, शादी कौन करेगा तुमसे। वो एक इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क मेरी पर्सनैलिटी पे आ गया था कि मुझसे शादी कौन करेगा। और जाहिर सी बात है भाई मैं कुछ भी कर लूँ ज़िंदगी में, मुझे एंड में शादी तो करनी तो है। ये जब कोई बात बोलेगा तो आपको अफेक्ट करेगी बिल्कुल, कहीं ना और ये कहीं। चीज़ मुझे बहुत इफेक्ट कर रही थी, इतना कि मैंने अपना टिकटॉक अकाउंट, उस वक्त मेरा टिकटॉक अकाउंट अच्छा चल भी रहा था, काफ़ी मुझे फॉलोअर, मैंने डीएक्टिवेट कर दिया। ओह माय गॉड। तो फिर अभी जैसे आपने बताया कि आपके अभी हैं माशाल्लाह से 10,000 फॉलोअर्स, तो फिर वो जो डीएक्टिवेट किया और वापस जो आई और 10,000 फॉलोअर्स बने, तो वो क्या इसकी कहानी है? वो डीएक्टिवेट किया था मैंने, उसके बाद तो मेरे ये पैशन था, वो टिकटॉक पैशन नहीं मेरी शौक था, शौक, हॉबी थी। तो मुझे बहुत खाली खाली फील होने लग गया। अब सोचती रहती थी मैं बना नहीं रही हूँ, क्या करूँ मैं, एक कमी भी महसूस होने लग गई। तो मैंने फिर बनाना शुरू की, लेकिन मैंने उनको पोस्ट नहीं किया, मैंने उनको प्राइवेटली सेव करके सिर्फ अपनी कुछ फ्रेंड्स को, अपने कुछ रिलेटिव्स को बहला लेती थी, भेजना शुरू कर दिया। तो अम्मी ने मुझसे फिर जब पूछा कि क्या हुआ है, तुम्हें शेयर क्यों नहीं कर रही हो, क्या मसला हुआ है, तो फिर मैंने उनको ये बात बताई थी। तो फिर अम्मी ने आपको समझाया इस पे? अम्मी ने मुझे फिर वही उनकी बात आई कि बेटा ऐसे नहीं सोते, तुमने क्यों डीएक्टिवेट किया, पागल हो तुम्हारे तो इतने अच्छे फॉलोअर्स थे बेटा, तुमने वो अकाउंट ही डीएक्टिवेट कर दिया। जो तुमसे शादी करेगा वो तुम्हारी ये चीज़ें नहीं देखेगा, और चीज़ें देखने की, उन्होंने मुझे कहा चीज़ें देखने की बेटा बात ही नहीं है, हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, ये वो वाला दौर नहीं है जहाँ पे लड़कियों को ऐसा देखा जाता था। हाँ कहीं कहीं ऐसा होता है, लेकिन हम ऐसे अभी माशरे में नहीं हैं, अभी दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, 21st सेंचुरी में ऐसी बात नहीं है बेटा, तुम अपने शौक है करो। और मुझे लगता है कि अगर इंसान का दिल साफ है, अगर वो सबसे सच्चा है, तो हमें यही चीज़ देखनी चाहिए। और कोई शादी करेगा तो अगर वो उसकी क्वालिटीज़ की बजाय ये देख रहा है ज़ाहिरी कि ये वीडियोस बनाती है, नहीं ये मेरे घर को कैसे, तो वीडियोस अगर कोई बनाता नहीं है, जैसे हम सब हैं, हम सब शायद ऐसे टिकटॉक की ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाते, पर हम देखते हैं, तो क्योंकि हम वीडियोस देखते हैं तो फिर हम घर नहीं चला सकते, तो इस बात की कोई लॉजिक नहीं है कि हम टिकटॉक को शादी से रिलेट करें। अच्छा जी इरा, तो आपको इतना सब क्रिटिसिज्म मिला, फिर भी माशाल्लाह से आपने इस सब को पॉजिटिवली लिया, और इस बात में आप एग्जाम्पल हैं, क्योंकि अक्सर यूथ को क्रिटिसिज्म मिलते हैं फिर वो ये चीज़ छोड़ ही देते हैं, बट आपने फिर से शुरुआत की एक नई, और आपको इंकरेजमेंट भी मिली। तो आप हमारे यूथ को, हमारे नाजरीन सबको क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए? मैं यूथ को, जो हमारे स्पेशली गर्ल्स, क्योंकि मैं थोड़ा सा गर्ल्स की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड होती हूँ, तो मैं ये कह रही थी कि स्पेशली गर्ल्स जो फीमेल्स हैं, जो हमारी टीनेज फीमेल्स हैं, क्योंकि जिस दौर से मैं घुसी थी उस वक्त आई वॉज अ टीनेजर टू, तो मैं उनको सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि देखो दुनिया पे कदम कदम पे लोग तुम लोगों को जज करेंगे, इतना जज करेंगे कि वो तुम्हारे कैरेक्टर को तक नहीं छोड़ेंगे, तो उसमें तुम्हारे अपने भी आते हैं, तुम्हारे गैर लोग भी आते हैं, आवाम आती है, लेकिन तुम्हें उनकी किसी की नहीं सुननी, तुम्हारा जो दिल करता है तुम करो, फॉलो योर हार्ट, अपने दिल की सुनो, और कोई भी कुछ बोले ना एक कान से सुनो और दूसरे से निकालो, और सबसे बड़ी बात है अपने पेरेंट्स से सब कुछ शेयर करो, क्योंकि माँ बाप से अच्छा दोस्त कोई नहीं होता। बिल्कुल।
तो इरा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू you. सो मच, आप आई और आपने हमें इतनी अच्छी अपनी कहानी बताई। थैंक यू और- फॉर हैविंग मी। हाँ, और कैसे आपने जजमेंट्स का सामना किया, जी। तो थैंक यू सो मच इरा। वेलकम। जी नाजरीन, तो ये थी हमारी गुफ्तगू मिस इरा सिद्दीकी के साथ, और जैसे इन्होंने आपको बताया कि कैसे इन्होंने अपनी कहानी की रुकावटों के बावजूद ये आगे चलती रहीं, तो वैसे ही जाने से पहले मैं भी एक एडवाइस देना चाहूँगी कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। जैसे हम किताब को पढ़े बगैर नहीं जान सकते कि उसके अंदर क्या लिखा है, वैसे ही किसी इंसान की कोई एक आदत हो, कोई एक हॉबी हो, उस पर हम कैसे जज कर सकते हैं कि वो इंसान कैसा है। तो आप प्लीज़ किसी को इस बात पे जज ना करें, और आप ये देखिए कि वो इंसान आपसे कितना सिंसियर है। अगर वो आपसे सिंसियर है, अगर वो आपसे लॉयल है, तो आप उसके साथ अच्छा सलूक पेश करें। और अल्टीमेटली अगर आप उसको जज कर रहे हैं, तो जज करना भी तो एक बुराई है, इससे ज़्यादा तो कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। तो आई होप कि हमारी गुफ्तगू से हमारे तमाम उन नाजरीन को जिनको भी जजमेंट्स का सामना करना पड़ता है, उनको हौसला मिला होगा और उनको एक उम्मीद मिली होगी कि हम भी अपनी हॉबीज़ और जो भी चीज़ें हैं परस्यू कर सकते हैं। तो हम मुलाकात होगी हमारी जल्द, और उससे पहले मैं फिर से कहना चाहूँगी कि अगर आपको भी कर रही है कोई बात परेशान, और अगर आप भी आना चाहते हैं हमारी एपिसोड में, तो आप कॉल कर सकते हैं 031331616636 पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दिल खोल कर मुस्कुराएं, दिल खोल कर। अल्लाह हाफिज़।